कभी भी जब हम बिजनेस की बात करते थे तो हमें लगता था कि बिजनेस केवल अर्बन एरियाज में ही किया जा सकता है और सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज वहीं पे अवेलेबल हैं। लेकिन आज देश का रूरल सेक्टर लगातार प्रगति कर रहा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था ने 2019 और 20 में देश की कुल जीडीपी का लगभग आधा योगदान दिया। यही कारण है कि 35 करोड़ लोगों को यहीं से रोजगार मिला। तो जाहिर है कि बिजनेस फील्ड में रूरल इंडिया की एक महत्वपूर्ण भूमिका है और इसी वजह से रूरल सेक्टर से जुड़ी सारी जानकारी लेकर आता है बिजनेस पाठशाला हर महीने के दूसरे और चौथे शुक्रवार को दोपहर 3 बजे से, जिसके जरिए आप सक्सेसफुल रूरल मॉडल्स, सक्सेसफुल मॉडल्स फॉर एसएचजीज यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, कम्युनिटी इनिशिएटिव्स फॉर रूरल डेवलपमेंट, ग्रीन हाउस ऑटोमेशन, रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट स्कीम्स और रूरल सेक्टर से जुड़ी और भी सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। और साथ ही साथ आप हमारे जूम सेशन के जरिए हमारे एक्सपर्ट से भी जुड़ सकते हैं, वो भी डायरेक्टली, और पा सकते हैं अपने सवालों के जवाब। भारत की डोर बिजनेस की ओर। Organizational administration, strategic support, human resource management, editorial management, planning and execution of media initiatives आदि क्षेत्रों में दक्षता रखने वाले श्री राधेश्याम दीक्षित जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। कंटेंट प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के लिए प्रसिद्ध श्री राधेश्याम दीक्षित जी को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वेब, प्रिंट और वीडियो प्रोडक्शन के साथ ही साथ प्रिंट जर्नलिज्म और टीवी प्रोग्राम प्रोडक्शन में 19 वर्षों से अधिक का अथाह अनुभव प्राप्त है। हिंदी लिटरेचर एंड जर्नलिज्म में मास्टर्स और माखन लाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन भोपाल नोएडा कैंपस से मास्टर्स इन ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म कर चुके श्री राधेश्याम दीक्षित जी ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मीडिया राइटिंग भी किया है। दूरदर्शन, दैनिक जागरण, आकाशवाणी, इंडिया न्यूज, सुदर्शन टीवी आदि प्रतिष्ठित ऑर्गेनाइजेशंस में अपनी बहुमूल्य उपयोगिता सिद्ध कर चुके श्री राधेश्याम दीक्षित जी वर्तमान में सोसाइटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट में प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में अपनी अतुलनीय सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। रूरल वायर नाम के प्रोजेक्ट के जरिए समाज में सामाजिक उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत श्री राधेश्याम दीक्षित जी को समाधान ग्रुप और स्किल्ड एंटरप्रेन्योरशिप मिशन से जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं राधेश्याम दीक्षित और एक बार फिर हाजिर हूं एक खास विषय के साथ, जो न केवल बदलते भारत के साथ उसके बदलते ग्रामीण परिवेश में असीमित संभावनाओं को न केवल उपभोग करने के लिए बल्कि उसमें जो अवसर हैं उनके साथ चलने के लिए हम समझने के लिए तैयार हैं। और आज का विषय है एफएमसीजी सेक्टर इन रूरल इंडिया, कस्टमाइजिंग प्रोडक्ट्स एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। यानी जैसे जैसे परिवेश बदल रहा है, जैसे जैसे आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आ रहा है, जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में भारत के, वहां पर खासकर एफएमसीजी सेक्टर में क्या चेंजेस आ रहे हैं, उनके लिए किस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर बदलाव की आवश्यकता है, कैसे उसे इनकैश कर सकते हैं और उस तरह के जो प्रोडक्ट की आवश्यकता है उन क्षेत्रों में उसके लिए किस तरह की कस्टमाइजेशन हम करें, इस पर बात होगी। और सबसे पहले हम समझते हैं कि ये एफएमसीजी सेक्टर आखिर है क्या और ये कितना इसका दायरा है। सबसे पहले बात करते हैं एफएमसीजी सेक्टर के बारे में। तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, यानी बदलते दौर में जितनी भी घर की जरूरतें हैं, अपने जीवन की जरूरतें हैं व्यक्ति की, वो बहुत तेजी से जिनका इस्तेमाल होता है, जो घर में अमूमन हर रोज इस्तेमाल होती हैं चीजें, उनको हम एफएमसीजी यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के दायरे में रखते हैं। तो उसमें क्या होगा, जो पैकेज गुड्स हैं खास करके, क्योंकि वो जब आ रहे हैं तो उनका एक स्टैंडर्डाइजेशन है। एफएमसीजी प्रोडक्ट्स आर सोल्ड क्विकली एंड एट अ रिलेटिवली लो कॉस्ट। अमूमन रोजमर्रा की चीजें हैं तो लो कॉस्ट में होंगी, ये बहुत स्वाभाविक सी बात है। तो उसमें आपके लिए बहुत सारे प्रोडक्ट जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं वो सब इस दायरे में आते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स इंक्लूड नॉन ड्यूरेबल हाउस होल्ड्स गुड सच एज पैकेट फूड्स, ब्रेवरेज, टॉयलेटरीज, कैंडीज, इस तमाम तरह की चीजें जो हम घर से इस्तेमाल करते हैं वो सब इस दायरे में आती हैं। हमारे खाने के सामान, हमारे पहनने के सामान, हमारे जो डेली कंज्यूम करने वाली चीजें हैं वो सब इसमें शामिल हैं। इवन कॉस्मेटिक्स, मेकअप भी इसमें आता है। और कॉस्मेटिक्स जो है वो उसमें बहुत तरह के कॉस्मेटिक्स के जो रेंजेस हैं वो सब इसमें आएंगे। ओवर द काउंटर ड्रग्स, वो दवाइयाँ जिसमें बहुत प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है, ओवर द काउंटर डेली यूज में हम लेते हैं, वो भी कुछ इस दायरे में आ जाती हैं, जिनको परमिशन मिल चुकी है और उनका प्रमोशन पब्लिक लेवल पर किया जा सकता है।
जैसे कुछ कफ सिरप्स हैं, कुछ ऐसे फर्स्ट एड किट के तौर पर कोई ऐसे प्रोडक्ट जो आते हैं वो ओवर द काउंटर ड्रग्स में शामिल होते हैं। और साथ में ड्राई गुड्स, सूखे मेवे हैं या तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम या रेडी टू यूज फूड है, वो सब कंज्यूमर गुड्स में आता है। एंड अदर कंज्यूमेबल्स आर आल्सो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स। तो पहले हमने ये समझ लिया कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स क्या हैं, हमारे जिंदगी में रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाली चीजों में वो कौन कौन सी चीजें हैं जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में आते हैं। हम सुबह उठते हैं, हमारे ब्रश करने से लेकर हमारे टॉयलेट, हम फ्रेश होने के लिए जाते हैं, वहां पर जितनी भी टॉयलेटरीज इस्तेमाल होती है वो सब एफएमसीजी के दायरे में आती है। उसके बाद हम नाश्ता करते हैं जिसमें ब्रेड है, मक्खन है, ये सब एफएमसीजी प्रोडक्ट के दायरे में आते हैं। हम सॉस लगाते हैं, हम चटनियाँ इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद हम खाना खाते हैं जिसके लिए हम पकाते हैं। तो कुकिंग करने के दौरान जितनी भी चीज़ें आती हैं वो सब एफएमसीजी कैटेगरी में आती हैं और उनके लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, वो भी पैकेज फॉर्म में आती हैं और वो भी एफएमसीजी के दायरे में आती हैं। उसके बाद हम तैयार होते हैं तो हमारी तैयारी में जितनी चीज़ें लगती हैं लगभग वो उसमें काफ़ी हद तक चीज़ें एफएमसीजी के दायरे में आती हैं। और अगर बीमार होते हैं तो दवाइयाँ भी जो है, काफ़ी दवाइयाँ ऐसी जो अब एफएमसीजी के दायरे में आ चुकी हैं, वरना तो फार्मास्यूटिकल जो एक्ट है उसके तहत गवर्न होती हैं। इसलिए उन दवाइयों के प्रिस्क्रिप्शन की अनिवार्यता होती है और उसके आधार पर ही मेडिकल स्टोर से आप खरीद सकते हैं। भारत में चूंकि अभी बहुत सारे इन्फोर्समेंट कम हो पाए इसलिए थोड़ी लिबर्टी होती है, इस आधार पर उनको एफएमसीजी में शामिल नहीं करते, बल्कि कुछ ऐसी ओवर द काउंटर ड्रग्स हैं जिनको केवल शामिल किया गया एफएमसीजी में। तो अब आपने ये समझ लिया कि ये सेक्टर कितना बड़ा है। क्यों? क्योंकि हर घर में जो रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें हैं उनका दायरा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। पहले रोटी, कपड़ा और मकान हम बहुत सीमित दायरे में थे, लेकिन जैसे जैसे हमारी आर्थिक स्थिति सुधर रही है वैसे वैसे इसकी आवश्यकता और इसकी खपत भी बढ़ती जा रही है। पहले ये गुड्स जो हैं वो केवल शहरों तक इन पर ज्यादा फोकस था, क्योंकि खुली जो बाजार में सामान मिलते हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा मिलते रहे हैं। लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी परिवेश बदल रहा है, आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, ग्रामीण जो पृष्ठभूमि में रहने वाले भी उनके जीवन स्तर में काफी बदलाव आया है और वो भी अब कंज्यूमरिज्म यानी उपभोक्तावादी अवधारणाओं के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए एफएमसीजी सेक्टर का दायरा बहुत तेजी से रिकॉर्ड में आया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी जो प्रगति है, इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा है और इसलिए यहाँ संभावनाओं का बहुत अपार अवसर देखने को मिल रहा है, जिसके लिए न केवल बहुराष्ट्रीय कंपनियां आगे बढ़ रही हैं बल्कि भारतीय कंपनियों ने भी ग्रामीण बाजारों पर बहुत ध्यान दिया है। और अब वहां के विस्तार के लिए न केवल सरकार बल्कि प्राइवेट सेक्टर के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सब एकजुट होकर एक दिशा में काम कर रही हैं, ताकि इस जो आबादी के हिसाब से बहुत बड़ा सेक्टर है उसमें 60 से 70% आबादी अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और उनको जो आवश्यकताएं हैं उनमें बढ़ते हुए बाजार में हमारी दखल होगी तो उससे रोजगार भी बढ़ेंगे, आजीविका भी बढ़ेगी और संभावनाएं तरह तरह के काम की बढ़ रही हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं एफएमसीजी सेक्टर कितना बड़ा है और इसका दायरा कितना बड़ा है, खास करके ग्रामीण भारत की। भारत में तो है ही क्योंकि आबादी बहुत बड़ी है, लेकिन ग्रामीण भारत की जब हम बात करते हैं तो वहां संभावनाएं कम थी, वहां समस्याएं ज्यादा थी, वहां चुनौतियां बहुत थी, उधर ध्यान कम जा रहा था। लेकिन अब जब हम 21वीं सदी की बात करते हैं तो उसमें क्या कुछ बदला है जिससे तस्वीर बदल रही है। क्या तस्वीर बदल रही है? द फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स सेक्टर इन इंडिया इज ग्रोइंग मोर क्विकली इन रूरल एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज। बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट ये चेंज देखने को मिल रहा है कि ग्रामीण भारत में जो एफएमसीजी गुड्स की जो कंजम्पशन है वो शहरी क्षेत्रों में होने वाले कंजम्पशन के अनुपात में बहुत तेजी से बढ़ रही है, यानी ग्रोथ रेट बहुत फास्ट है। तो अब हम समझते हैं कि कितनी फास्ट, कितनी बदली। इन अक्टूबर 2022 यानी 2022 के अक्टूबर में भारत के जो ग्रामीण बाजार हैं उसमें तकरीबन 35% जो सेल्स रिकॉर्ड की गई एफएमसीजी गुड्स की वो 35% थी, यानी टोटल जो सेल थी उसमें 35% सेल केवल एफएमसीजी गुड्स की थी। The unorganized sector contributes to more than 2/3 of the total FMCG revenue sector. FMCG जो गुड्स हैं उसमें भी पैकेज फूड की जगह उसमें जो अनऑर्गेनाइज्ड असंगठित क्षेत्र में जो खुदरा व्यापार है वो 2/3 अभी भी काम कर रहा है, जिसमें बहुत सी कंपनियों की निगाह है और उसमें उद्यमियों के लिए संभावनाएं भी हैं। The presence of 12.2% of the world population in the villages of India, यानी पूरी दुनिया की अगर आबादी की बात करें तो उसका भी तकरीबन 12.5% आबादी केवल भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा बाजार पूरी दुनिया को नजर आ रहा है। और ये यहाँ पर जब ये ग्रोथ रेट है 35% की, जो पूरी सेल्स का जो टोटल वॉल्यूम है वो 35% के आसपास है, और इसको अगर परसेंटेज ग्रोथ में देखेंगे तो आगे हम समझ पाएंगे।
कितना बड़ा बाजार है। एफएमसीजी जो कैटेगरीज हैं ग्रामीण भारत में वो कौन सी हैं? शहरी क्षेत्र में तो बहुत ज़्यादा कैटेगरीज हैं, लेकिन ग्रामीण भारत की जब बात करते हैं तो वहाँ पर जो ट्रेंडिंग कैटेगरीज हैं, जिन क्षेत्रों में एफएमसीजी गुड्स की डिमांड बढ़ रही है या जिसमें सप्लाई भी बढ़ी है और अवेलेबिलिटी बढ़ी है, वो कौन सी हैं? तो सबसे पहले पैकेज फूड है, यानी हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में जो खाने के जो कंपोनेंट्स हैं, वो जो पैकेज फूड है उनमें सबसे ज्यादा जो दखल बढ़ा है। दूसरा है फ्रूट ड्रिंक्स एंड ब्रेवरेजेस, जो अब हर नुक्कड़ चौराहे जो और यहाँ तक कि अब छोटे छोटे खोमचों तक में भी उपलब्ध हो गई हैं, तो उनकी भी बड़ी खपत बढ़ी है और उनकी डिमांड भी बहुत बढ़ी है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, अभी तक ये केवल खुदरा जो असंगठित क्षेत्र था वहां पर दखल दे रहा था, लेकिन अब जो रिटेल चेन्स हैं वो पहुंची हैं और सप्लायर्स पहुंचे हैं, ऑनलाइन सप्लायर्स भी पहुंचे हैं, तो उनकी दखल होने की वजह से अब इसमें फ्रूट एंड वेजिटेबल्स भी पैकेज्ड फॉर्म में उनकी डिमांड बढ़ी है। और यहाँ तक कि जो नॉन क्लाइमेटिक फूड है वो भी हमारे यहाँ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के रूप में उपलब्ध होने लगा है। एक्जॉटिक्स जो वेजिटेबल्स के रूप में हम जब देखते हैं तो वो भी बढ़ रहा है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, अभी तक खुदरा ये बाजार ज्यादा इसमें दखल दे रहा था, लेकिन इसमें भी शेयरिंग एफएमसीजी के तौर पर अब पैकेज जो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उनमें भी दखल बढ़ी है। स्नैक्स एंड बिस्किट्स, इनका बाजार तो बहुत बड़े पैमाने पर अब ग्रामीण क्षेत्रों में दखल दे चुका है, लगभग सारे ब्रांड्स पहुंच चुके हैं। ओरल एंड पर्सनल केयर, ये पहले बहुत छोटा मार्केट हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे इसमें भी बहुत ग्रोथ हुई है और काफी हद तक ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है। फैब्रिक केयर प्रोडक्ट्स, यानी कपड़े धोने के जो धुलाई के हैं, मेंटेन करने के हैं, उसमें आपको वॉशिंग पाउडर भी आता है, सोप्स भी आते हैं, क्लीनिंग के और भी तमाम तरह के जो प्रोडक्ट्स आ गए हैं वो सब की दखल बाजार में बढ़ी है। कॉस्मेटिक्स एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स, जाहिर सी बात है कि लोग उन तरफ बढ़ रहे हैं। ओवर द काउंटर ड्रग्स, जरूरतें बढ़ी हैं, जागरूकता भी बढ़ी है और अब इंफॉर्मेशन भी आसानी से मिल रही है, तो लोग उनका कंजम्पशन बहुत बढ़ा चुके हैं। तो इतनी तरह की कैटेगरीज की डिमांड सबसे ज्यादा है ग्रामीण भारत में, और जो अदर कैटेगरीज हैं वो तो अभी शहरी क्षेत्रों में ज्यादा फोकस्ड हैं। बात करते हैं ग्रोथ ऑफ एफएमसीजी मार्केट इन रूरल इंडिया, कितनी ग्रोथ रही है अब तक। अगर रेवेन्यू के फॉर्म में बात करें, वॉल्यूम के रूप में बात करें, तो 110 बिलियन यूएस डॉलर्स जो है 2020 में ये रिकॉर्ड की गई थी, और अगले जो 5 सालों में जो रिकॉर्ड वो डबल हो गया है। कितना? 220 बिलियन यूएस डॉलर्स, और ये बिक्री हुई है ग्रामीण भारत के बाजार में एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की, यानी महज 5 साल में इसकी खपत दुगनी हो गई। और आप देखें कि मात्र 2025 के बाद महज 2 साल में ये जो 220 बिलियन यूएस डॉलर था, ये डबल नहीं, ये ट्रिपल हो गया, 615 बिलियन यूएस डॉलर है। तो आप देख सकते हैं पैटर्न कितना चेंज हो रहा है। जो डबल होने में हमें 5 साल लगे, वो यहाँ ट्रिपल होने में मात्र 2 साल लगे हैं। तो ये जो चेंज देखने को मिल रहा है, इसकी वजह से इधर हमारा ध्यान जा रहा है, तभी ये प्रेजेंटेशन आप तक पहुंच रहा है, क्योंकि अब इस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, द रूरल मार्केट कंट्रीब्यूट्स अराउंड 35% ऑफ द टोटल एफएमसीजी सेल्स, जो हमने पहले भी बात की। ये कुल जितनी सेल है उसका 35% है, और ग्रोथ रेट आप देख सकते हैं, ये पैटर्न है। अब बात करते हैं कि चैलेंजेस क्या हैं एफएमसीजी इन रूरल इंडिया। आखिर हमें ये बात करने की आवश्यकता क्यों है, और कौन से ऐसी चुनौतियां हैं जो शहरी क्षेत्रों में नहीं है और केवल ग्रामीण क्षेत्रों में है। अगर हम ये समझ जाएंगे तो समझ पाएंगे कि आखिर क्या कारण थे कि अभी ग्रामीण भारत का जो क्षेत्र था वहां पर एफएमसीजी गुड्स यानी पैकेज गुड्स की दखल कम थी, और ये अचानक ऐसा क्या हुआ है, वो कौन से फैक्टर्स चेंज होने लगे हैं जिनकी वजह से ये ग्रोथ रेट बहुत फास्ट हुई है। और ये जो तब्दीली आप देखने को मिल रही है महज 2020 से 2025 और 2025 से 2027 के बीच में जो 3 गुनी वृद्धि हुई है, वो कैसे हुई, वो क्या कारण थे। तो जो मेजर फैक्टर्स हैं, जो चैलेंजेस हमें आते हैं जिनको हम समझना जरूरी है हमारे लिए, वो है पुअर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, जिनकी इंप्रूवमेंट के कारण ये इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज, जिनमें इंप्रूवमेंट हुआ है, लेकिन अभी भी जितनी आवश्यकता है उनकी आवश्यकता, तो ये चैलेंजेस हैं। इन्हीं के कारण इसकी ग्रोथ में बाधाएं थी, अड़चने थी। रिमोटनेस, वो ग्रामीण क्षेत्रों की जो रिमोट एक्सेसिबिलिटी है उसमें बहुत चुनौतियां आती हैं, तो वो रिमोटनेस एक बड़ा कारण है। वो दूरस्थ हैं अलग अलग गाँव, तो वहां तक पहुंच बनाना थोड़ा चुनौतीपूर्ण होता है। दूसरा, तो जियोग्राफिकली स्कैटर्ड नेचर ऑफ रूरल मार्केट्स, बहुत स्कैटर्ड होता है। शहरी क्षेत्रों में एक बाजार से दूसरे बाजार में डिस्टेंस कम होती है, लेकिन यहाँ स्कैटर्ड होता है, बहुत बिखरा बिखरा होता है कि एक 5 किलोमीटर है तो एक 10 किलोमीटर है। तो इतने ज्यादा गैप होने की वजह से कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, ये सब बड़ी लंबी खर्चे आते हैं, और उन खर्चों या उनके प्रबंधन में जो आने वाली दिक्कतें हैं उनके कारण इन चुनौतियों को हम देखते हैं एफएमसीजी सेक्टर की ग्रोथ में अड़चन के तौर पर। पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी, क्योंकि ये जो ऑनलाइन पूरा मैनेजमेंट
सॉफ्टवेयर है वो इंटरनेट के थ्रू रन करेगा, तो उसके प्रबंधन को में उसका इस्तेमाल करने में दिक्कत आती है, क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं थी और इसमें इंप्रूवमेंट हुआ है। इसकी वजह से ये चुनौती में काफी सुधार होने के कारण जो सुधार देखने को मिल रहा है, जिसमें बहुत सी कंपनियों की दखल बढ़ी है, जिससे डिमांड भी बढ़ी है, लोगों की जागरूकता भी बढ़ी है, उन सब में एक साथ जो चेंज आया है वो इंटरनेट कनेक्टिविटी की अवेलेबिलिटी और उसकी परफॉर्मेंस के कारण है। अब बात आती है ट्रिमेंडस हेट्रोजेनिटी, मतलब इतने तरह की जो आबादी है, हेट्रोजेनस आबादी है, होमोजेनस नहीं है, यानी एक तरह की आबादी होती है, एक तरह का कंज्यूमर पैटर्न होता है, एक तरह की डिमांड होती है, तो वो लगभग हर जगह अच्छी सेल्स होती है, जैसा कि शहरों में देखने मिलता है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है, बहुत अति गरीब भी हैं, उसमें जो लोग आए भी हैं, उसमें छोटी छोटी कॉलोनियों में, अलग अलग जगहों पर, गाँव में इक्का दुक्का परिवार है जिनकी कैपेसिटी बहुत अच्छी है, तो इसमें क्या है, इतना ज्यादा हेट्रोजेनस होता है, इतना विरोधाभासी होता है कि उनको एक तरह की किसी स्ट्रैटेजी में फुलफिल करना बड़ा मुश्किल है। और जब ये होता है तो कंपनियां निर्णय नहीं ले पाती कि उन्हें करना क्या चाहिए, क्योंकि वो सही स्ट्रैटेजी बनाने में दिक्कतें आती हैं। अब बढ़ते हैं आगे। जब हम चैलेंजेस की बात करते हैं तो उसके बाद उन चैलेंजेस के कारण से मुश्किलें क्या आ रही हैं, ये भी हमें समझने की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि डिफिकल्टीज टू एफएमसीजी कंपनीज इन रूरल इंडिया, जो भी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स बनाने वाली, उनको प्रोडक्शन करने वाली, उनको डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली, उनके सेल रिटेल करने वाली कंपनीज हैं, आखिर ग्रामीण भारत में उनको किस तरह की समस्याएं आ रही हैं, डिफिकल्टीज क्या हैं, मुश्किलें क्या हैं। तो जब हम ये समझने की कोशिश करते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे बड़ी चुनौती है डिप्राइव्ड पीपुल एंड डिप्राइव्ड मार्केट्स। जब लोग ही डिप्राइव्ड होंगे, बहुत तरह के जो तनाव होंगे उनके बीच में, बहुत ज्यादा जो प्रगति के रास्ते कम होंगे, तो उसका असर सीधे बाजार पर पड़ता है। इसलिए बाजार भी बहुत मुरझाया सा रहता है, बहुत सारी ग्रोथ यहाँ देखने को नहीं मिलती। इसलिए हम इसे डिप्राइव्ड मार्केट के तौर पर देख पाते हैं। और ग्रामीण छात्रों में इसीलिए वो असंगठित काम जो है वो ज्यादा बढ़ पाता है, संगठित कारोबार को बढ़ाने की चुनौतियां देखने को मिलती हैं। लैक ऑफ कम्युनिकेशन फैसिलिटीज। अब तक चूंकि जब इंटरनेट ही एक बहुत बड़ा जरिया है और उसके वजह से इंटरनेट है या जो कम्युनिकेशन के मीन्स हैं उनका नेटवर्किंग अच्छी होनी चाहिए, टावर्स ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि आपकी जो कनेक्टिविटी है वो बेहतर बन पाए। तो ये कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ की सुलभता न होना, तो एक तो ये है कि जब तक कोई भी कंपनी तब तक अपनी आउटरीच नहीं बढ़ाती जब तक उसके लिए वहाँ पर प्रोस्पेक्ट्स यानी बिजनेस की संभावनाएं नज़र ना आए। इसलिए जब लो कंजम्पशन पैटर्न होता है तो बड़े इन्वेस्टमेंट वहाँ नहीं होते, इसलिए चुनौतियों को बाजार ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये एक बड़ी मुश्किल थी, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हुआ है, इसलिए इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है 2020 के बाद। अगर आप देखें लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, जाहिर सी बात है कि जब फाइनेंशियल ग्रोथ ही नहीं होगी, जब कारोबार ज़्यादा नहीं होगा, तो इस तरह के ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज को अवेलेबल कराने के लिए न तो इंडिविजुअल इंटरेस्टेड होंगे, न कोई कंपनी इंटरेस्टेड होगी, न कोई ग्रुप इंटरेस्टेड होगा। इसलिए इनको भी बेहतर करने की जरूरत थी और इसमें सुधार के रिफ्लेक्शन देखने में को मिल रहा है। मैनी लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स, क्योंकि देश जो है वो बहुलता वादी है और उसमें बहुत तरह की भाषाएं हैं, कल्चरल डिफरेंसेस हैं, बहुत तरह की विविधता है, और इस विविधता की वजह से कोई एक रूप कोई भी पॉलिसी काम नहीं कर पाती, और कोई एक स्ट्रैटेजी न होने की वजह से जो क्षेत्रीय जो लोकल बिजनेस करने वाले हैं वो ज़्यादा बेहतर सफल हो पाते हैं, क्योंकि उनकी टेरिटरी छोटी होती है और कंपनीज की टेरिटरी बड़ी होती है और उनको एक पॉलिसी, एक स्टैंडर्ड, एक मानक, एक तौर तरीके से काम करना होता है। जो यहाँ ये डिफरेंस होने की वजह से स्ट्रेटजीज मल्टीपल बनानी पड़ती हैं। अगर देश के सभी राज्यों में जाना है तो उतनी तरह की स्ट्रेटजी उनको बनानी पड़ेगी। कहीं पर जलवायु अलग है, कहीं की संस्कृति अलग है, कहीं का कंजम्पशन पैटर्न अलग है, एक प्रोडक्ट एक स्टेट में ज़्यादा खपत होती है, दूसरे स्टेट में नहीं होती। तो ये बड़ी चुनौती है कि वहाँ पर उनके लिए अलग अलग रिसर्च एनालिसिस करनी पड़ती है, ये चुनौती आती है। डिस्पर्स्ड मार्केट्स, जो हमने स्कैटर्ड मार्केट की बात की है, वही एक बहुत बड़ा कारण है कि अंतर होने की वजह से हर जगह बड़ा स्टॉक रखना पड़ता है, तो कॉस्ट ज़्यादा आती है और इजिली जो कम्यूट करना है वो मुश्किल होता है। तो इसमें लागत ज़्यादा आती है, स्टॉक जो प्रोक्योरमेंट है वो ज़्यादा समय के लिए होल्ड होता है, जल्दी बेनिफिट्स कम आते हैं और इसमें खर्चे भी ज़्यादा जाते हैं, लॉसेस भी बहुत रिकॉर्ड होते हैं। तो एक चुनौती रहती है हमेशा। लो लेवल्स ऑफ लिटरेसी एंड लो पर कैपिटा इनकम, इन सब कारणों के पीछे यही सबसे बड़ा कारण है कि जो साक्षरता की दर है वो ग्रोथ में तो दिख रही है लेकिन जितनी अपेक्षित है उतनी नहीं है। इस वजह से एक चुनौती आती है, इसलिए उन लोगों को चीज़ों को समझने में समय ज़्यादा लगता है, और जब ये होता है तो उनकी अर्निंग या उनके भी स्रोत जो हैं वो ज़्यादा तेजी से नहीं बढ़ते, इसलिए वो लो पर कैपिटा इनकम के दायरे में वो लोग ज़्यादा हैं। तो जो ऐसे लोग ज़्यादा जहाँ होते हैं वहाँ पर कारोबार करना
ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि डिसीजन फास्ट नहीं होता है, कंज्यूमेशन पैटर्न उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता इस तरह के प्रोडक्ट्स में, क्योंकि उनकी क्षमता खरीदने की ही नहीं है। तो हम उनके पास बाजार लेकर जाएंगे भी तो परिणाम हमें नहीं मिलेगा। तो ये डिफिकल्टीज के तौर पर हम देखते हैं कंपनीज के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में। प्रीवैलेंस ऑफ स्पूरियस ब्रांड्स, कोई भी बड़ी कंपनी सबसे बड़ी चुनौती के लिए आए दिन आप देखते हो कि अखबार में विज्ञापन निकलता है कि समान नाम से समान तरह के ब्रांड में बहुत भ्रामक उत्पाद, धोखाधड़ी वाले उत्पाद बेचे जा रहे हैं। तो लगभग कोई भी कंपनी शायद ही बची हो जिसके नकली उत्पाद ग्रामीण भारत के बाजारों में न देखने को मिलते हों। अक्सर इस तरह के गैंग्स पकड़े जाते हैं और इस तरह के धोखाधड़ी के केसेस को एक्सपोज किया जाता है, लेकिन फिर भी ये कारोबार बहुत बड़े पैमाने पर चलता है। शहरों में थोड़ा कंट्रोल हुआ है, लेकिन ये प्रीवैलेंस ऑफ स्पूरियस ब्रांड्स ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। मिलते जुलते नाम होंगे, डिजाइन भी उनकी मिलती जुलती होगी, प्रोडक्ट नकली होगा, तो क्वालिटी के साथ जब आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो नुकसान ब्रांड को होता है। इसलिए वो बेहतर समझते हैं कि जहां से ज्यादा फायदा ही नहीं है वहां पर पहुंचने की जरूरत क्या है, जाते ही नहीं। सीजनल डिमांड, क्योंकि बहुत से ऐसे जो डिमांड है वो ज्यादातर चूंकि एग्रेरियन इकोनॉमी है, कृषि आधारित इकोनॉमी है, तो जब रबी खरीफ या जायद जब भी कोई फसल कटेगी, जब वो मार्केट में बिकेगी तब पैसा आएगा। जब पैसा आएगा तब लोग बाजार में निकलेंगे खर्च करने के लिए, और तब तो यानी डिमांड भी सीजनल होती है। चाहे किसी भी तरह के एफएमसीजी गुड की हो, वो खर्चा ही तब करते हैं जब जेब में पैसा होगा, और वो एक खास टाइम फ्रेम में ज्यादा खर्च होता है, उसके बाद वो फिर चला जाता है। वो भी हम देखते हैं अमूमन त्योहारी जिसे बोलते हैं त्योहार के सीजन में ये खपत अच्छी होती है, तो उतने समय तक जो भी प्रोडक्ट्स वहां रखे जाएंगे डिस्प्ले में वो होल्ड होते हैं, और उनकी जो शेल्फ लाइफ है वो सीमित होती है और वो खराब हो जाते हैं। इसीलिए इस कैटेगरी में जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं उनके एफएमसीजी कहते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तो बढ़ते हैं आगे। ये है 4 A's ऑफ एफएमसीजी रूरल मार्केटिंग। जब भी हम बाजार में जो मार्केटिंग करते हैं तो जो हमारे लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लेकर आते हैं, प्रोस्पेक्ट्स बिल्डअप करते हैं, वही हमारी चुनौतियां भी हो सकती हैं। तो वो कौन से ऐसे मेजर फैक्टर्स हैं जिनके आधार पर ये पूरा बाजार चलता है, तो वो हैं ये 4 A's। पहला है एक्सेप्टेबिलिटी, यानी स्वीकार्यता। बाजार में जिन चीजों की, जिन ब्रांड्स की, जिन प्रोडक्ट्स की स्वीकार्यता होगी, जिस तरह के स्वाद की स्वीकार्यता होगी, जिस तरह की पैकेजिंग की स्वीकार्यता होगी, तो उनकी स्वीकार्यता के आधार पर वो मार्केट में सस्टेन करेंगे, सरवाइव करेंगे या वो ग्रो करेंगे। तो ये पहला 4A में पहला ए है एक्सेप्टेबिलिटी, स्वीकार्यता को स्थापित करना। तो स्वीकार्यता कैसे होती है? या तो हम मास पब्लिसिटी करते हैं, बहुत तरह की कैंपेन्स करते हैं, लोगों के दिमाग में उसके लिए एक जगह बनाते हैं और उन प्रोडक्ट्स में उनका इंटरेस्ट जागृत होता है और इसके आधार पर वो एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं। और अगर वो स्वीकार नहीं करते हैं तो ब्रांड को अपने प्रोडक्ट को बाई बैक वापस लेना पड़ता है या उनमें चेंजेस करने पड़ते हैं, बदलाव करने पड़ते हैं लोगों की मानसिक अवधारणा के अनुरूप कि उनको जरूरत कैसे है। तो आप देखें कि हर त्योहार में अलग अलग तरह के प्रोडक्ट के अचानक बाजार सस्ता है और उसमें अलग तरह की रेंज आती है और एकदम से वो बाजार में त्योहार खत्म होते ही हट जाता है। यानी लोगों की जरूरत के हिसाब से मार्केट को सपोर्ट करना होता है। तो ये है जनता की स्वीकार्यता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सबसे पहला फैक्टर है। दूसरा है अफोर्डेबिलिटी, जिस क्षेत्र में जो प्रोडक्ट पहुंच रहा है क्या वो अफोर्डेबल उस एरिया के लिए है। जैसे बहुत प्रीमियम कैटेगरी है और वहां हम खुदरा प्रोडक्ट लेके जाएंगे तो शायद उसकी अफोर्डेबिलिटी तो है लोगों में, लेकिन वो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होगी, तो एक फैक्टर के कारण वो मारा जाएगा। लेकिन अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर लोगों की मासिक आमदनी बहुत कम है तो वहां पर अगर हम महंगे प्रोडक्ट ले जाएंगे तो वो अफोर्डेबल नहीं है, वो खरीद नहीं सकते, उनकी क्षमता नहीं, ना उनका इंटरेस्ट है। तो दोनों ना होने के कारण ये अफोर्डेबिलिटी ना होने से वो फेल हो जाए। तो ये दूसरा फैक्टर है 4 A's में। पहला है एक्सेप्टेबिलिटी, दूसरा है अफोर्डेबिलिटी। यानी हमें स्ट्रेटजी बनाते हुए, अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हुए, अपने प्रोडक्ट को मार्केट में ले जाते हुए, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में दूसरे इस फैक्टर का बड़ा ध्यान रखने की जरूरत है कि वही प्रोडक्ट हम लेकर जाएं जो लोगों की अफोर्डेबिलिटी के दायरे में आते हैं। तीसरी बात है अवेलेबिलिटी। मान लीजिए कि एक्सेप्टेबिलिटी हो गई, अफोर्डेबिलिटी भी हो गई, लेकिन अवेलेबिलिटी नहीं है। कई बार हम शॉप्स पे जाते हैं, बात करते हैं कि साहब ये फला प्रोडक्ट दे दीजिए, उन्होंने कहा साहब बिक गया है, खत्म हो गया है नहीं। तो इसका मतलब अवेलेबल नहीं है। कारण कुछ भी हो सकता है, कंपनी ने प्रोडक्शन कम किया, कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं किया, डिस्ट्रीब्यूटर ने हमें रिटेलर के यहाँ पहुंचाया नहीं, या मार्जिन कम दे रहा हो, या उसकी डिमांड कम होती है इसलिए बिक्री कम होती है, इसलिए कोई स्टॉक करना नहीं चाहता, अपना पैसा फंसाना नहीं चाहता, रीजन कोई सा हो। लेकिन अवेलेबल ना होना एक 4 A's में तीसरा ए के तौर पर हम देखते हैं कि अवेलेबिलिटी बहुत बड़ी चुनौती है। और रूरल मार्केटिंग में जब हम एफएमसीजी प्रोडक्ट लेके जाते हैं
तो अगर हम प्रमोशन कर रहे हैं, लोगों के बीच में आउटरीच बढ़ा रहे हैं, जागरूकता बढ़ा रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट हर शॉप पर अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि आप तय नहीं कर पाएंगे किस शॉप पे जाके खरीदें। तो अगर आपको ऐसा भी करना है तो उसके लिए मास अवेयरनेस करनी जरूरी है। और जब हम इसकी बात करते हैं तो 4A आ जाता है अवेयरनेस के तौर पर, यानी जागरूकता। और जागरूकता हर स्तर पर। अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है तो पब्लिक जागरूक नहीं होगी तो डिमांड नहीं करेगी, डिमांड नहीं करेगी तो रिटेलर के यहाँ फुटफॉल नहीं होगी, रिटेलर के यहाँ फुटफॉल नहीं होगी तो इसका इंटरेस्ट मर जाएगा, और जब इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा तो डिस्ट्रीब्यूटर से वो डिमांड नहीं करेगा, अपनी पूंजी उसमें निवेश नहीं करेगा, और जब ऐसा नहीं होगा तो जो प्रोडक्शन कंपनी कर रही है उसका फ्लो डिस्टर्ब होगा, और प्रोडक्शन ना, डिमांड ना होने से प्रोडक्शन को वो कम करेगा, और उसके पास माल ज्यादा स्टॉक होगा, और एक टाइम फ्रेम में वो खराब होने लगेगा, और वो एक लॉस बुक करेगा किसी भी कंपनी के लिए। तो ये पूरा एक साइकिल है, एक चक्र में ये पूरा काम होता है। तो हमने ये 4A's के बारे में समझा, एक्सेप्टेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी और अवेयरनेस। इन चारों ए का ध्यान रखना किसी भी एंटरप्रेन्योर्स के लिए, किसी भी उद्यमी के लिए, किसी भी इनिशिएटर्स के लिए, किसी भी स्टार्टअप के लिए, किसी भी कंपनी के लिए बहुत जरूरी है, और ये सभी सेक्टर पर लागू होता है, केवल एफएमसीजी सेक्टर के लिए ही नहीं है। इसलिए हम बात कर रहे हैं कि ये इस सेक्टर पे तो बहुत ज्यादा लागू होता है, लेकिन अगर हम किसी और सेक्टर में भी काम कर रहे हैं तो इन 4A का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि इसमें हमारे जो लिसनर्स हैं, जो हमारे श्रोता हैं, दर्शक हैं, जो इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं, एप्लीकेंट्स हैं, उन सब के लिए ये प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है। तो बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि एफएमसीजी का जो मार्केट है उसमें और क्या आयाम आते हैं। तो बात आती है फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ इन एफएमसीजी रूरल मार्केटिंग। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो पूरे हमारे इस ग्रोथ के पैटर्न को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, पॉजिटिवली हो या निगेटिवली हो। जाहिर सी बात है कि जो कारक है, अगर वो अवेलेबल नहीं होगा या उसकी भूमिका नहीं होगी तो नुकसान हो जाएगा, अवेलेबल होगा, पर्याप्त सपोर्ट होगा तो सफल हो जाएगा। तो अभी क्या होता है कि हम मोटे तौर पर समझते हैं कि किसी ने इनिशिएटिव लिया और वो फेल हो गया, लेकिन फेल होने का एग्जैक्ट रीजन क्या था? वो पर्सन टू पर्सन, वेंचर टू वेंचर, इनिशिएटिव ब्रांड टू ब्रांड बदल जाता है, क्योंकि सब एक साथ सारे फैक्टर्स को फुलफिल नहीं कर पाते। तो हमें ये समझना जरूरी है कि वो फैक्टर्स कौन से हैं। तो पहला फैक्टर आता है ऑक्यूपेशन पैटर्न, यानी जिस आबादी के बीच में हम प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं या लेकर जा रहे हैं, वहां पर लोगों के पेशेगत अंतर क्या है, उनका पैटर्न क्या है। जैसे किसी क्षेत्र में अगर सिर्फ मजदूरों का निवास ज्यादा, मजदूर वर्ग ज्यादा रहता है, तो वहां पर हमें कौन से प्रोडक्ट को लेकर जाना चाहिए। अगर कहीं पर नौकरी पेशा लोग ज्यादा रहते हैं तो उनकी क्षमता कितनी है, किस स्तर के हैं। तो ऑक्यूपेशन पैटर्न से हम तय कर पाते हैं कि उनका कंजम्पशन पैटर्न क्या होगा। दूसरा क्या होता है कि अगर बहुत जागरूक लोग हैं सामाजिक तौर पर, तो वहां पर बदलाव होगा। तो ये ऑक्यूपेशन से हम काफी कुछ जज कर पाते हैं कि इस क्षेत्र में, खास क्षेत्र में किस तरह के प्रोडक्ट की रेंज की आवश्यकता ज्यादा होगी, किस स्तर की बिक्री ज्यादा होगी, उससे पैकेज के साइज क्या होंगे, उसकी प्रेजेंटेशन पर क्या खर्च करना पड़ेगा वहां पर। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है ऑक्यूपेशन पैटर्न, प्रोडक्ट की डिमांड और सप्लाई को बढ़ाने या कम करने के निर्णय करने के लिए। दूसरा क्या होता है, वो ऑक्यूपेशन पैटर्न, उसका स्पेंडिंग पैटर्न क्या है, यानी खर्च करने का उनका तौर तरीका क्या है, वो किस तरह से खर्च करते हैं। क्या वो सिर्फ त्योहारों में खर्च करते हैं, या वो केवल खाने के उत्पादों पर ज्यादा खर्च करते हैं, या फिर वो कॉस्मेटिक्स पे भी उनका इंटरेस्ट एरिया क्या है। तो जब हम स्पेंडिंग पैटर्न को देखते हैं, उस हिसाब से हम निर्णय कर पाते हैं कि यहाँ पर खास जो कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं उनको भी उतारा जा सकता है, और इसके आधार पर हम तय कर पाते हैं। तो ये दो फैक्टर्स जो हैं वो हमारे इस पूरी मार्केटिंग की बहुत बैकबोन की तरह से होते हैं। और तीसरा है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जिस एरिया में हम जा रहे हैं। अगर हम देश की बात करें, अगर भारत की बात करते हैं, तो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सरकार के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या हैं, क्या वो कंपनी को सपोर्ट कर रहे हैं, या कंपनी के लिए ग्राउंड पर कोई ऐसा इंफ्रा डेवलप कर रहे हैं, या आर्थिक रूप से लोगों को सबल बना रहे हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। कई बार सेंटर लेवल पर गवर्नमेंट जो इनिशिएटिव लेती है, लेकिन स्टेट इनिशिएटिव नहीं ले रही, तो उस स्टेट में जाने में आपको दिक्कत है। कई बार वो स्टेट तो इनिशिएटिव ले रही है, लेकिन जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप काम करने जा रहे हैं वहां पर उसका इंप्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हो रहा है। तो वो इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए पॉलिसी लेवल पे तो बदलाव हुआ, ग्राउंड पे काम नहीं हुआ, तो वो एरिया में आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। दूसरा है सोर्स ऑफ इनकम जनरेशन। एक तो हमने ऑक्यूपेशन पैटर्न की बात की है, लेकिन इनकम जनरेशन का स्रोत क्या है। क्या वो सैलरी के रूप में लोगों को मिल रहा है, डेली वेजेस के तौर पर मिल रहा है, या सर्विस सेक्टर के तौर पर मिल रहा है, वो सोर्स क्या है। तो जब सोर्स ऑफ इनकम जनरेशन होगा, उससे हम आइडिएट कर पाएंगे कि वहां पर किस तरह के प्रोडक्ट की खपत
बढ़ सकती है या कम हो सकती है। और सबसे बड़ा फैक्टर होता है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसमें सड़क भी आती है, उसमें बिजली, पानी और तरह के जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत हो सकती है, वेयर हाउसिंग है, स्टोरेज है, ट्रांसपोर्टेशन, वो सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। तो उसकी बात भी आती है कि वो किस लेवल का है, किस तरह की समस्याएं वहाँ होंगी, किस तरह का सपोर्ट हमें मिल पाएगा। तो ये जो है, ये आपके जो मेजर 5 जो फैक्टर्स हैं, ये अफेक्ट कर देते हैं हमारी ग्रोथ को, यानी प्रगति को एफएमसीजी के रूरल मार्केटिंग के इनिशिएटिव्स में। तो इतने महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं जिन पर हमें ध्यान देना जरूरी है। तो जब क्योंकि आप उद्यमी बन रहे हैं, तो ये उद्यमी को, एक कारोबार करने वाले को, या जो कारोबार कर रहा है उसको स्केल अप करना है, या डिसीजन लेना है, या उसको डायग्नोज करना है कि उसका चैलेंज क्या है। किसी पर्टिकुलर सेक्टर में कोई प्रोडक्ट बहुत अच्छा चल रहा है, दूसरे एरिया में नहीं चल रहा है, तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, कारण क्या है, वहां पे हम क्यों ग्रोथ नहीं दे पा रहे हैं, या चैलेंजेस बहुत तरह के आते हैं। तो हम इन आधार पर उनको एनालाइज करते हैं और फिर निर्णय लेते हैं, पॉलिसी मेकिंग में चेंज करते हैं, और साथ में अपने माइंडसेट में चेंज करते हैं, और निर्णय को इस तरह से लेते हैं कि कहाँ कहाँ हमारे लिए ग्रोथ के लिए संभावनाएं ज़्यादा है, वहाँ फोकस ज़्यादा करते हैं। तो इस तरह से आपके निर्णय या कंपनी के निर्णय बदलते हैं। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं एफएमसीजी सेक्टर कस्टमाइजिंग प्रोडक्ट्स फॉर रूरल इंडिया, क्योंकि हमारा टॉपिक ही आज का कि हम जो एफएमसीजी सेक्टर है जो ग्रो कर रहा है, उसमें वहाँ की ज़रूरतें क्या हैं, वहाँ की संभावनाएं क्या हैं, वहाँ की आवश्यकताएं क्या हैं, उसके हिसाब से प्रोडक्ट में क्या कस्टमाइज करने की ज़रूरत है, पॉलिसी में क्या कस्टमाइजेशन करने की ज़रूरत है, वहाँ के आउटरीच या वहाँ पर लोगों के बीच में अपने आप की पोजीशनिंग के किस तरह के जो स्ट्रैटेजी है उसमें कस्टमाइजेशन की जरूरत है। यानी 3 स्तर पर कस्टमाइजेशन हो सकता है, और इस सब के कस्टमाइजेशन की संभावनाएं क्या है। तो बात करने जा रहे हैं एफएमसीजी सेक्टर कस्टमाइजिंग प्रोडक्ट्स फॉर रूरल इंडिया, यानी प्रोडक्ट्स के कस्टमाइजेशन के लिए। तो सबसे पहली बात ये आती है कि वन की एस्पेक्ट ऑफ रूरल ब्रांड्स इज देयर कंज्यूमर फोकस्ड अप्रोच, यानी कि जहां जैसी उपभोक्ताओं की उपलब्धता है, उनकी नीड्स के हिसाब से हम प्रोडक्ट को कस्टमाइज करते हैं। जैसे आपको हम उदाहरण के तौर पर बताना चाहते हैं कि पहले 1 लीटर की बोतल के जो तेल की खपत मान करके हर जगह उपलब्ध कराया जा रहा था, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर मजदूर वर्ग ज्यादा होता है, हमने देखा क्योंकि उनके पास रखने की सुविधा नहीं होती। हो सकता है पैसे तो हों, लेकिन वो डेली वेजेस पर काम करते हैं, तो उनके रखने के असुविधा होने के कारण वही तेल पाउचेज में लाना पड़ा, छोटी छोटी शीशियों में लाना पड़ा, ताकि उनके लिए वो आसान हो, एक तो खरीदना, दूसरा उसको रखना, तीसरा है कि अगर लॉस भी हो जाए तो बड़ा लॉस नहीं होता। तो इसलिए देखिए, हम मसाले के छोटे पैकेट्स आने लगे, अगर आप टॉफी, बिस्किट, उसके छोटे छोटे पैकेट आने लगे, यहाँ तक कि अब तो बिस्किट भी एक एक बिस्किट पैक होने लगा। क्यों? क्योंकि लोगों की जरूरत, उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए कि वो गेस्ट आते हैं तो वो एक पैकेट खोलते हैं तो वो पैकेट में काफी बिस्किट खराब हो जाता है या सील जाता है, तो उन्होंने अलग अलग पैकेट्स कर दिए ताकि हाइजीन भी दिखेगा, अफोर्डेबल भी हो गया, और अगर किसी ने कंज्यूम नहीं किया तो फ्रेश रहता है, उसको वापस रखा जा सकता है। तो इस दृष्टि के कारण उनकी पैकेजिंग में कस्टमाइजेशन हुआ, अवेलेबिलिटी में, प्रोडक्ट के प्रेजेंटेशन में कस्टमाइजेशन हुआ। तो ये बदलाव देखने को मिलते हैं। कस्टमाइजिंग दियर प्रोडक्ट पोर्टफोलियोज रैपिडली। अब ये बात आती है कि जो पोर्टफोलियो की जब बात करते हैं तो बहुत सी कंपनी बहुत से प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर के हजारों प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप पतंजलि के देखें तो उनके भी अब तो सैकड़ों प्रोडक्ट उनके भी हैं, कोलगेट के देखें, इमामी के देखें, तो ऐसे बहुत तरह के कंपनीज के बहुत तरह के प्रोडक्ट्स हैं। तो उनके पोर्टफोलियो में बदलाव की आवश्यकता है, कस्टमाइज करना, बदलाव भी कर सकते हैं, उसके शेप भी बदल सकते हैं, उसके डिजाइनिंग भी बदल सकते हैं, बहुत कुछ। तो कस्टमाइजेशन हर स्तर पर होता है, पोर्टफोलियो में बदलाव भी होता है, नए प्रोडक्ट लॉन्चेस भी होते हैं ताकि इंटरेस्ट बना रहे। उसके बाद आता है मेकिंग स्मॉलर एसकेयू। ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो मैंने बात शुरू में की, स्टॉक कीपिंग यूनिट्स एंड वैल्यू पैक्स। तो ये हर पर्सपेक्टिव में आसान हो जाते हैं, क्योंकि जैसे आप जाते हैं कि साहब हमें 1 किलो का पैक दे दीजिए, लेकिन दुकानदार कहता है कि साहब 1 किलो का पैक नहीं है, आधा आधा किलो के हम 2 पैक दे देते हैं, या 250 ग्राम के हम 4 पैक आपको 1 किलो में कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो यूनिट्स के फॉर्म में है, अगर आप 1 किलो माल रखते हैं तो 1 किलो का 1 खरीदार हो सकता है, लेकिन 250 ग्राम के 4 खरीदार आ सकते हैं। तो उन 4 खरीदारों को पूर्ति करने के लिए एसके यूनिट, स्टॉक कीपिंग यूनिट, छोटी छोटी यूनिट जो होंगी, वो ज्यादा लोगों को सर्व करना आसान हो जाएगा, उनकी नीड्स के हिसाब से देना आसान हो जाएगा। दूसरा, वॉल्यूम भी कम रखना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट भी कम पड़ता है, और एक साथ अगर डिमांड आती है तो हम बार बार, हमारा रिफ्रेश होता है स्टॉक। इसलिए जो स्मॉलर एसकेयूज हैं, उनकी डिमांड बहुत बढ़ी। इसलिए आप देखें, चाय पत्ती भी अब 25-25 ग्राम, 50-50 ग्राम के 5-5 रुपए के पैक, नमकीन अब देखें तो 5-5 रुपए के पैक, 2-2 रुपए के पैक भी आ गए, कि कोई भी एक बार चाय के स्टॉल पे गया, चाय पी रहा है तो उसने 5 रुपए का पैकेट लिया, नमकीन खाई, खत्म।
ना उसको स्टॉक करना है, ना उसको टांग के कहीं ले जाना है, ना तो उसके लिए अफोर्डेबिलिटी भी हो गई, ईजी भी हो गया, कंज्यूम यूज एंड थ्रो वाला कॉन्सेप्ट में काम आसान हो गया। तो इसलिए इस तरह के एसकेयू में बदलाव की आवश्यकता होती है। वैल्यू पैक छोटे होते हैं तो कंजम्पशन बढ़ता है, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों को ध्यान में रखकर ये किया गया है। उसके बाद आती है दे मेक देयर प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन स्मॉलर पैक साइजेस। तो एक है कि इजी भी हो, वैल्यू पैक भी छोटा हो और स्मॉलर यूनिट्स के रूप में भी हो, पैक्स भी छोटे हों, उसको भी यूज करने में आसानी होती है। तो ये ग्रामीण क्षेत्रों की स्ट्रेटजी बनाते समय इसको करने की आवश्यकता है। तो ये कस्टमाइजेशन बहुत बड़ा कस्टमाइजेशन होता है। तो एक तो हो गया एसकेयू यानी स्मॉलर कीपिंग यूनिट, स्टॉक कीपिंग यूनिट्स हैं वो छोटी हों। दूसरा ये हो कि पैक साइज भी छोटे हों। तीसरा ये है कि जो पोर्टफोलियो है वो काफ़ी बड़ा हो लेकिन वैरायटी उसमें हो और कंज्यूमर ओरिएंटेड अप्रोच के साथ उनकी नीड्स के हिसाब से, उनके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ये प्रोडक्ट डिज़ाइन किए जाएं। दे आर अफोर्डेबल एंड विद इन द रीच ऑफ रूरल कस्टमर्स। ग्रामीण क्षेत्रों की जो उनकी आर्थिक क्षमता है, उनकी जो सामाजिक अवधारणाएं हैं, जो उनकी ज़रूरतें हैं, उसके हिसाब से ये अफोर्डेबल हों। जैसे अमूमन हम देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में लोग रोज़ कमाते हैं और रोज़ खाते हैं। तो इस तरह से रोज़ की इनकम के हिसाब से अगर उन्होंने 400 और 500 रुपये दिहाड़ी कमाई है तो उनकी सारी तरह की घर की ज़रूरतें जो है वो 200-300 रुपये में आ जाएं और छोटी छोटी यूनिट में होगी तो वो इसको अफोर्ड कर सकते हैं। लिवरेजिंग डिजिटाइजेशन, तो एक कस्टमाइजेशन के रूप में हम ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है कि इसका उपभोग हम ज़्यादा करें, चाहे वो हम स्टॉक कीपिंग के मामले में हो, चाहे हम इसमें डिस्ट्रीब्यूशन के पैटर्न के मामले में हो, चाहे इसके रख रखाव की बात हो, या हम जहाँ जहाँ डिजिटलाइजेशन यूज़ कर सकते हैं उससे हमारा काम आसान हो जाएगा कि हमारा स्टॉक को हम कम मैन पावर यूज़ करते हुए हम रिकॉर्ड कीपिंग कर सकते हैं। तो वहाँ पर डिजिटलाइजेशन बड़ा कारगर है। तो हम देखते हैं कि लगभग हर क्षेत्र में इसकी पहुंच बढ़ती चली जा रही है। तो इतने तरह के कस्टमाइजेशन हम कर सकते हैं और करने चाहिए फॉर टू बी बेनिफिटेड इन रूरल इंडियन मार्केट इन एफएमसीजी प्रोडक्ट रेंज। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से हम ये कस्टमाइजेशन करके हम बेनिफिट्स पा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एफएमसीजी सेक्टर कस्टमाइजेशन मार्केटिंग स्ट्रेटजीज फॉर रूरल इंडिया। जो कुछ और पॉइंट्स हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं? तो विद पैक प्रीमियम्स बहुत तरह के बेनिफिट्स दिए जाते हैं। हियर अ फ्री प्रोडक्ट इज गिवन आइदर इनसाइड द पैक और आउटसाइड द पैक। अब देखें कि फ्रीमियम मॉडल्स बहुत काम करते हैं कि हम कुछ ऑफर करते हैं कि साहब बाई 1 गेट 1, बाई 2 गेट 1, बाई 3 गेट 1, इसके साथ कि वैल्यू ज़्यादा सेल हो और उसमें किसी फ्री के लालच में व्यक्ति लेता है और एक लंबे समय तक वो कंज्यूम करता है। साथ में अगर आप देखें तो जिस तरह के ये बड़े बड़े आउटलेट्स होते हैं, रिटेल मार्केट्स होती हैं, उसमें इस तरह के ऑफर्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो वो स्टॉक क्लियरेंस होता है। क्यों? क्योंकि सेल्फ लाइफ जो पीरियड है वो कम होता है, 3 महीने, 6 महीने या 9 महीने। तो अब क्या होता है कि वो प्रोडक्ट जो हमारे पास स्टॉक में है उसको जल्दी क्लियर करना है, वरना 2 से 3 महीने में खराब हो जाएगा। तो अगर एक कंज्यूमर एक बार खरीदेगा, दोबारा रिटर्न आता है, नो वन नोज। तो उसमें क्या होता है, जब हम ऑफर्स देते हैं इस तरह के, तो वो फ्री प्रोडक्ट्स के इंटरेस्ट में कई बार वो बड़े पैक्स खरीदते हैं और इसलिए वो खपत ज़्यादा तेजी से होती है और वो अगर 1 महीने की भी शेल्फ लाइफ बची हुई तो 1 महीने में वो कंज्यूम कर डालते हैं। तो इस तरह से हमारा माल भी कम खराब होता है, लॉसेस भी कम होते हैं, उसके बेनिफिट शेयर करने की वजह से कंजम्पशन तेजी से बढ़ता है और मार्केट में हमारी पेनिट्रेशन यानी ब्रांड की पेनिट्रेशन बहुत तेजी से होती है और लोग धीरे धीरे उसके हैबिचुअल हो जाते हैं। लॉन्ग पीरियड ऑफ कंजम्पशन होता है तो इसलिए वो एक तरह से दूसरे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना भूल जाते हैं। उनके मेंटल जो आइडिएशन है उसमें प्रोडक्ट अपनी जगह बना लेता है डेली कंजम्पशन करने के कारण, देखते रहने के कारण। तो ये मल्टीपल बेनिफिट्स देता है। तो हम ये समझते हैं कि विद पैक प्रीमियम्स हियर फ्री प्रोडक्ट इज गिवन आइदर इनसाइड द पैक और आउटसाइड द पैक। तो कोई भी आप प्रोडक्ट देखें, और कई बार इसमें भी कंपनीज ये भी स्ट्रेटजी करती हैं जो कस्टमाइजेशन है कि वो एक प्रोडक्ट के साथ जो नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है वो फ्री देते हैं। यानी एक साथ एक पंथ और कई काज, यानी एक तो इंटरेस्ट बढ़ा दिया कंज्यूमर का, दूसरा कि उसके साथ एक प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस भी बढ़ा दी, तीसरा है उसके टेस्ट को लत भी लगा दी, और चौथा है कि एक उसको हैप्पी मोमेंट भी दिया कि हमने कुछ अचीव किया। तो इससे उसका कंज्यूमर पैटर्न पर इम्पैक्ट पड़ता है। फिर आता है इनोवेटिव फन फिल्ड गेम्स जनरेट इंटरेस्ट एमंग द रूरल क्राउड। खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखें, अगर हम बच्चों पर फोकस्ड जो प्रोडक्ट्स आते हैं एफएमसीजी गुड्स या टॉफीज हैं, चॉकलेट्स हैं, इस तरह के, उसमें आप देखें कि कभी कोई च्युइंगम होगा या कोई कार्टून होगा या कोई गेम होगा या कोई छोटे मोटे ऐसे प्लास्टिक के कोई खिलौने होते हैं। तो इन सब के वजह से ये इनोवेटिव फन फील्ड है, यानी कुछ इंटरेस्ट आ रहा है। तो इसलिए ऐसे प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने में आसानी होती है। तो ये कस्टमाइजेशन बहुत कारगर है और बहुत फायदेमंद है, मुफीद भी है
लोगों को बहुत लाभ हुआ है, खासकर कंपनी ने इसको बहुत इन कैश किया है। दूसरा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी ग्रामीण जो जनता है वो ज्यादातर मेले ठेले में इंटरेस्ट लेती है, यानी एक साथ बड़ा बड़ा मेला सजता है तो उनको सब चीजें एक साथ मुहैया हो जाती हैं। एक बार वो घर से निकलते हैं सपरिवार तो वो लगभग सब प्रोडक्ट अपनी खरीद फरोख्त करके जाते हैं। इसलिए ये जो है फेयर्स आर अ पार्ट ऑफ रूरल पीपल्स लाइफ, उनकी जिंदगी का हिस्सा है। तो इसलिए अब बड़ी जोड़ी जो कंपनियां हैं अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करती हैं ऐसे मेलों में, या फिर ऐसे मेले सजाए जाते हैं जहां लोगों को इन्वाइट किया जाए। A good opportunity to launch their products for the marketers in the rural market। तो ऐसे मौकों पर आप देखें कि ट्रेड फेयर्स हों या ऐसे और कोई त्योहार के समय पर मेले लगाए जाते हों, ऐसे बाजार बनाई जाती हैं जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा वो मेले की शक्ल में हों ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित कर सकें। तो ये बहुत कारगर तरीका है और ये आज भी कारगर है और आगे भी कारगर रहने वाला है। दूसरे हाट हैं, ये भी उस तरह का होता है लेकिन हाट थोड़ा छोटी शक्ल में है कि बड़ा मेला ना होकर एक व्यवस्थित बाजार के तौर पर है कि बहुत सारी वैरायटी हम उतारते हैं। जैसे आप खास करके जो सेमी अर्बन एरियाज में या अर्बन एरियाज में भी हाट बहुत कारगर हैं, तो वो साप्ताहिक भी हो सकती हैं या ईयरली भी हो सकती हैं, मंथली भी हो सकती हैं, छमाही भी हो सकती हैं, अलग अलग ट्रेंड है जहां पर। वैसे तो वीकली हाट ज्यादा पॉपुलर रही हमारी परंपरा में, तो साप्ताहिक ऐसी जो बाजार हैं अलग कई जगहों पर सप्ताह में 2 दिन लगती हैं। जैसे अगर आप देखें लखनऊ में एक बुद्ध बाजार बहुत लगती है जिसमें हजारों लोग एक साथ उतरते हैं। इसी तरह चौक में अलग दिन संडे को बाजार लगती है, या अलग अलग क्षेत्रों में दिन अलग अलग होते हैं, तो उनका बहुत चलन है और ये लगभग पूरे देश के हर राज्य में हर जिले में ऐसे बाजारों का चलन बरकरार है। तो इसमें ज्यादातर लोग बल्क बाइंग करते हैं, तो इसमें सेल्स बहुत अच्छी होती है और इसमें बहुत तरह के ऑफर्स भी लोग देते हैं ताकि उसमें, क्योंकि जो नेसेसरी डेली नेसेसिटीज हैं, गारमेंट्स हैं, फार्म इनपुट्स हैं, वो सब अच्छी सेल होती है और लोग लक्ष्य लेकर जाते भी हैं कि हम इतनी सारी जरूरतों की पूर्ति इस बाजार से, इस हाट से, इस मेले से करके लौटेंगे। दूसरा बात है कॉम्बो एग्री मॉल्स। ये भी अब एक नए ट्रेंड में आ रहा है कि कॉम्बो एग्री मॉल्स फॉर प्रोवाइडिंग कंप्लीट सोल्यूशन टू फार्मर्स। जब हम एफएमसीजी सेक्टर के कस्टमाइजेशन की बात करते हैं तो ये कस्टमाइजेशन देखने को मिल रहा है जिसमें बड़ी बड़ी कंपनीज ने ऐसे कॉम्बो एग्री मॉल्स किए हुए जिसके 2 सेक्टर होते हैं, सेक्शंस होते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों की चुनौती होती है कि एग्रेरियन इकोनॉमी होने के नाते जो कच्चा माल के तौर पर हमारे पास होता है वो फूड ग्रेन्स होते हैं या अन्य कोई प्रोडक्ट्स हमारे पास तैयार होते हैं जिनको हम सेल करते हैं, कैश इन हैंड लेते हैं, फिर बाजार का सामान खरीदते हैं। तो इन कंपनीज ने कॉम्बो एग्री मॉल्स बना दिए जिसके 2 सेक्शन कर दिए, जहां से आप जो भी कच्चा माल लाते हैं आप वहां बेच सकते हैं, सेल आउट कर सकते हैं और उससे पैसा लेने के बजाय उसका जो आपके पास इनपुट्स होता है उसके आधार पर खरीद करते हैं और फाइनल कैश सेटलमेंट कर लेते हैं, ताकि आपके पास कैश का ट्रांजेक्शन करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती और आपकी जो खरीद फरोख्त होती है उसके बाद जो रेस्ट अमाउंट बचता है वो आप ले लेते हैं। तो इस तरह से ये काफी पॉपुलर हो रहे हैं और ग्रामीण जो आबादी है, एग्रेरियन आबादी है, उसके लिए बड़ा मुफीद है क्योंकि वो एक पंथ 2 काज उनके एक साथ हो जाते हैं और ये सहूलियत वाले भी होते हैं। तो इसलिए ये कॉम्बो एग्री मॉल्स लगभग हर डिस्ट्रिक्ट्स में खुल रहे हैं बहुत तेजी से। उसमें देश की सभी नामी ग्रामीण कंपनियां जो फार्मर्स को सर्विस प्रोवाइड करती हैं वो सब इसमें शामिल हो रही हैं। तो इतने तरह के कस्टमाइजेशन देखने को मिलते हैं हमें। मार्केट शेयर इन रूरल इंडिया बाय एफएमसीजी कंपनीज। जब हम कंपनीज की बात करते हैं तो हमें जब इतना ग्रोथ देखने को मिल रहा है, इतनी तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है 2020 से 2025, 2025 से 2027, तो आखिर वो कंपनीज कौन सी हैं और उनका मार्केट शेयर कितना हुआ है ये समझना बहुत जरूरी है। और हम इससे ये समझ पाते हैं कि संभावनाएं कितनी बड़ी हैं, अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है, अवसर कितना बड़ा है। तो आप देखें, और ये जो एसोचैम की रिपोर्ट है उसके जो डेटा है या दूसरी और भी कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस तरह के मार्केट सर्वे रूरल मार्केट की करती हैं, उनके भी डेटा को हमने लिया है और एक एवरेज डेटा है। इसको आप फाइनल डेटा न मानकर आप एक रेफरेंस डेटा के तौर पर इसको समझें और आप भी ऐसे एट सोर्स जाकर इनको वेरीफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। हमने एवरेज निकाला है सबका। तो आप देखें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड और डाबर इंडिया ने तकरीबन पूरी जो सेल्स ग्रामीण क्षेत्रों में एफएमसीजी प्रोडक्ट की है उसका तकरीबन आधा, हाफ ऑफ देयर सेल्स, उनकी जो आधी बिक्री है वो ग्रामीण भारत की है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कंपनी का आधा कारोबार ही ग्रामीण भारत पर डिपेंडेंट है। कौन सी? HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर, जिसके सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। दूसरा डाबर इंडिया है जो बहुत पॉपुलर है भारत में, तो इनके आधे से ज्यादा सेल्स ग्रामीण भारत से आती है। दूसरा है कॉलगेट पामोलिव इंडिया एंड मैरिको इंस्टीट्यूट्स, ये तकरीबन 37% इनका है, यानी इनका
आधा जो सेल है और इनका 37% सेल्स इस पर है। जब हम मैरिको की बात करते हैं तो आप समझिए जो नारियल तेल इस्तेमाल करते हैं पैराशूट, वो मैरिको का है। इस तरह के उसके बहुत से प्रोडक्ट्स हैं जो मैरिको बनाती है, और कॉलगेट का तो दंत मंजन से लेके बहुत कुछ आप इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो कंपनीज हैं इनका 37% ग्रामीण भारत में खपत और बिक्री हो रही है। उसके बाद एक बड़ी कंपनी है नेस्ले इंडिया, जो मैगी बनाती है या ऐसे बहुत से प्रोडक्ट हैं इसके भी, चॉकलेट्स बनाती है, कैडबरीज भी नेस्ले की है। तो एंड ये जीएसके कंज्यूमर ड्राइव 25% इनकी सेल्स जो है वो ग्रामीण भारत से आती है, यानी 1/4 सेल्स ग्रामीण भारत से इन दो बड़ी कंपनीज की आ रही है। इनकी स्ट्रेटजीज बहुत तेजी से, एग्रेसिव स्ट्रेटजीज हैं, ये तेजी से अपने आप को बढ़त भी कर रहे हैं। और देखिए कौन सी कंपनीज है और उनका क्या कुछ चल रहा है। बिग एफएमसीजी कंपनीज इनिशिएटिव फॉर रूरल इंडिया, इस बढ़ते कारोबार की संभावनाओं के मद्देनजर इन बड़ी कंपनीज ने क्या स्ट्रेटजीज अपनाई हैं, खास करके 2020 के बाद, और वो क्या कर रहे हैं, कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या उनके टारगेट्स हैं, किस तरह से वो अपने आप के पांव को पसारने के लिए, पंख फैलाने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। तो ये समझकर आप भी समझ सकते हैं कि आपके लिए भी अवसर है और आप भी अपनी स्ट्रेटजीज बनाएं। इसके लिए हमने कंपाइल किया है कि इन कंपनी की स्ट्रेटजीज क्या है। तो आप देखें कि जो बड़ी एफएमसीजी सेक्टर में नेस्ले इंडिया की हमने बात ही की, तो फरवरी 2021 में नेस्ले इंडिया ने अनाउंस किया है एक प्लान, तकरीबन 1.2 लाख यानी 1,20,000 गांवों तक इनको पहुंचना है। इसके लिए इन्होंने हर 5,000 की आबादी पर इनको एक आउटलेट बढ़ाना है। तो इनकी रीच जो है वो पहुंचानी है 2 से 3 सालों में, ये लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, और इतने गांवों तक इनकी पहुंच बढ़ानी है। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी स्ट्रेटजी है, यानी जिसका 25% मार्केट शेयर अभी भी टोटल सेल्स जो है उसकी 25% ग्रामीण क्षेत्रों से आता है। अगर ये पूरी स्ट्रेटजी में सफल होते हैं तो तकरीबन ये 50% तक पहुंचने की स्थिति में आ जाएंगे, यानी संभावनाएं कितनी दिख रही हैं इन कंपनीज को। दूसरा देखें डाबर का, डाबर ने अनाउंस किया है टू इन्वेस्ट नियरली 9,000 विलेजेस इन द सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2022 एंड 23, यानी सेकेंड क्वार्टर में 22-23 में ये 9,000 गांवों तक पहुंच बढ़ा रहे हैं। ये पहुंच रहे हैं 1,20,000 गांवों पर, ये पहुंच रहे हैं 9,000 गांवों तक, एक्सपेंशन कर रहे हैं टू टेक इट्स ओवरऑल कवरेज टू ओवर 1 लाख विलेजेस। मतलब इन जो गांव हैं इनके जरिए ये इतने 9 लाख, तकरीबन 1 लाख से ज्यादा गांवों को प्रभावित करेंगे, यानी पोटेंशियल विलेजेस के बीच में इनको पहुंचाना है, जो अफेक्ट कर सकते हैं अपने आसपास के 4 से 5 ग्रामीण क्षेत्रों को। तो ये एक स्ट्रैटेजी लेके चल रहे हैं। टाटा, जो जिसके नाम बहुत चलता है और उसके बहुत से प्रोडक्ट रेंज हर क्षेत्र में, चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर में देखें, फूड में देखें, यूटेंसिल्स में देखें, हर जगह टाटा अपनी दखल दे रहा है। तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने प्लान किया है टू इंक्रीज द नंबर ऑफ होलसेलर्स एंड इट्स रीच इनटू रूरल एरियाज, टू इंक्रीज द नंबर सिग्निफिकेंटली, यानी कैसे और गहरी पैठ बना सकें कंपनीज, उसके लिए सभी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में हर कोने तक पहुंचने की कोशिश टाटा की है। द कोका कोला कंपनी प्लान्स टू स्ट्रेंथन its distribution network in the rural area markets through the general trade channel। जो जनरल स्टोर्स हैं उन पर इनका ध्यान बहुत ज्यादा है। हालांकि अभी भी आप देखें तो शायद ही कोई कोना, शायद ही कोई शॉप, शायद ही कोई पान वाला भी हो जिसके पास इन कंपनीज के प्रोडक्ट ना पहुंच गए हों, लेकिन फिर भी ये कोई कोना छोड़ नहीं देना चाहते। इसकी कोशिश में हर एक एरिया में जो जनरल ट्रेड चैनल है उनके जरिए अपनी रीच को बढ़ाने की कोशिश है, जहां कर भी छूटा हुआ हो एरिया। तो आप ये समझ सकते हैं ये स्ट्रैटेजीज इन कंपनीज की केवल इतनी ही नहीं और भी हैं। अब आप देखें कि इसमें जो इनिशिएटिव्स हैं अंडर द प्रोजेक्ट शक्ति, हिंदुस्तान यूनिलीवर एक और HUL का जो इनिशिएटिव है, देखें प्रोजेक्ट शक्ति के जरिए इन्होंने इम्पार्ट ट्रेनिंग टू फीमेल माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स, जो महिलाएं हैं छोटे छोटे उद्यम कर रही हैं, उनको जोड़ने के लिए इनकी 1,60,000 शक्ति एंटरप्रेन्योर्स वर्क क्लोजली विद HUL इन 18 डिफरेंट स्टेट्स। 18 स्टेट्स को, 18 राज्यों को फोकस करके हिंदुस्तान यूनिलीवर ने इतनी बड़ी तादाद में शक्ति प्रोजेक्ट के तहत जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स हैं या छोटे स्तर पर जो उद्यम करने वाली महिलाएं हैं उनको अपने साथ जोड़ करके उसमें आप दखल दे रहा है, काम बढ़ा रहा है। और केवल यही नहीं, अगर आप देखें तो नवंबर 2021 में फ्लिपकार्ट ने अनुबंध किया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ MORD, यह है NRLM, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ। और इन्होंने जितने भी तकरीबन 20 लाख से ज्यादा इनके जो SHGs बने हुए हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बने हुए हैं, उनके साथ ये अनुबंध करके इनको ई-कॉमर्स ट्रेड में शामिल करने की तैयारी में है। तो आप समझिए कितना बड़ा फोकस इन कंपनीज का ग्रामीण भारत में बढ़ते हुए बाजार को कैप्चर करने की दिशा में जा रहा है। तो आप भी इसका ज्यादा लाभ ले सकते हैं, इसलिए ये सारा कंपाइलेशन आपके लिए हमने किया है। दूसरा आप देखें
बाय द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024 इमामी गोरा बनाने वाली जो क्रीम है वो इमामी की है, और इमामी के और भी बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आप यूज करते हैं। तो इसने भी स्ट्रेटजी बनाई है एफएमसीजी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर प्लान टू रीच द गोल ऑफ 60,000 टीयर 3 टाउन्स, यानी जहां 60,000 की आबादी रखने वाले जो टाउन हैं टीयर 3 के, उनमें अपनी दखल बढ़ाने जा रहा है इन ऑर्डर टू डबल इट्स रूरल कवरेज। यानी अभी तक इसकी जितनी कवरेज है उसको दुगुना करने की कोशिश इमामी की है। यानी जितने भी टॉप ब्रांड्स, जब जितने बड़े कंपनीज हैं, उनको आप देखें तो वो सबकी निगाह ग्रामीण भारत के बाजार पर है। अब इन सब के बढ़ते हुए कदमों के जरिए भारत की जो सरकार है उसको भी निवेश भी बढ़ाना है, भारत के अंदर बहुत तरह के इनिशिएटिव्स को भी बढ़ाना है। उस इनिशिएटिव्स का बेनिफिट ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी मिले, रोजगार के तौर पर, आजीविका के तौर पर, उनको अवसर के तौर पर और संभावनाओं के तौर पर। और जब कोई एक बड़ी कंपनी कोई आती है तो उसके इर्द गिर्द बहुत बड़ा बाजार सजता है, बहुत से लोगों के काम आगे बढ़ते हैं, चाहे वो उनके रिहाइश के तौर पर हों, चाहे डेली यूजेस के सामान के तौर पर हों, या सर्विस प्रोवाइडर्स के तौर पर, बहुत तरह की नौकरियां बढ़ती हैं। तो ये एक देखने को मिल रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं। क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं उसको भी हमने कंपाइल किया है, ताकि ये हम और बेहतर तरीके से समझ पाएं, क्योंकि कोई भी कंपनी, कोई भी कारोबार तब तक नहीं बढ़ाती जब तक सरकार हैंड इन हैंड, यानी मिल करके काम ना कर रही हो, क्योंकि गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी किसी भी कंपनी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। तो आप देखें कि जो ग्रोथ है एफएमसीजी का सेक्टर का, वो ग्रामीण एरिया में क्यों बढ़ रहा है और सरकार कितना ध्यान दे रही है। 2022-23 के बजट के आधार पर हमने कुछ फैक्ट्स निकाले हैं, ये थोड़े हैं, ऐसे बहुत सारा के इनिशिएटिव हैं, लेकिन वो इनिशिएटिव जिनको देखकर हमारा दिमाग और ज्यादा स्पष्ट हो सकता है, हम साफ हो सकती तस्वीर निर्णय लेने में। 1725 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स को। ये मंत्रालय जो इसको गवर्न करता है, चाहे वो जागरूकता के बारे में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हो, या गवर्नमेंट की पॉलिसीज में हो, या उसमें हेल्प करने की जो नीतियां हैं उनमें जो भी मदद करनी होगी, उसके लिए 1725 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए। हालांकि ये ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए हैं, लेकिन जब कोई भी स्कीम आती है तो उसका बेनिफिट हर जगह देखने को मिलता है, और जहां बाजार तेजी से ग्रो कर रहा है वहां के लोग इस अपॉर्चुनिटी का लाभ ज्यादा लेते हैं, वहां पर बेनिफिट्स भी ज्यादा दिए जाते हैं। दूसरा है 2,15,960 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जिसमें आप सुन रहे हैं लगातार सरकार के विज्ञापन भी आते हैं कि हर व्यक्ति को, जो ग्रामीण क्षेत्र में है, सबको राशन दिया जा रहा है। तो वो राशन कहां से दिया जा रहा है? ये डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए दिया जा रहा है। उसके लिए जो पैसा है वो यहां से दिया जा रहा है। इससे क्या होगा कि लोग जो है बेहतर स्थिति में आएंगे, उनको जो चैलेंजेस हैं वो कम होंगे, तो उससे एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है, कॉन्फिडेंस आता है और कुछ काम करने के लिए निकल पाते हैं। दूसरा है इन फाइनेंशियल ईयर 2022 यानी 2022 बीते साल द गवर्नमेंट अप्रूव्ड द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई स्कीम फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। जो खाद्य प्रसंस्करण का क्षेत्र है उसमें एक बहुत बड़ा 10,900 करोड़ रुपए का, जो भारतीय ब्रांड को आगे बढ़ने के लिए, उनके फूड प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट्स में ले जाने के लिए इनिशिएटिव है। इसमें बहुत तरह के इंसेंटिव स्कीम्स दी जा रही हैं अपने ब्रांड को लॉन्च करने, इंटरनेशनल ट्रेड्स में भागीदारी करने, प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग के सपोर्ट में, या उनकी नेक्स्ट लेवल की ब्रांडिंग करने में ये सारा सपोर्ट दिया जा रहा है। किनको? इंडियन ब्रांड्स को, जो भारतीय ब्रांड्स हैं। अब आप ये भी कह सकते हैं कि जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं वो भारत में आकर इंडिया नाम लगा लेते हैं, या यहाँ पे कंपनी सब्सिडी रजिस्टर कराते हैं। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर इंडिया बन गई, वो पाकिस्तान में यूनिलीवर पाकिस्तान होती है। तो इस तरह की बहुत सी कंपनीज जो हैं वो आ करके अपने आप को चेंज करती हैं यहाँ की टेरिटरी में, तो बेनिफिट वो भी उठाती हैं, क्योंकि अपने आप को वो भारतीय ब्रांड होने का दावा करती हैं ऑन डॉक्यूमेंट्स। तो जब ये सब उठा रही हैं तो आप क्यों नहीं उठा सकते हैं? आप भी उठा सकते हैं, लेकिन आपको 2 कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा, अपने समझ के दायरे को, अपने निर्णय को, अपनी क्षमता की वास्तविक समझ को, और बाजार की असली जो बुनियादी जो व्यवस्था है उसको जानकर समझकर। तो इसलिए इसने आपको इंसाइट्स दी होंगी, आपको समझ दी होगी, इसलिए हमने ये सारा कंपाइल किया है। बात यहीं खत्म नहीं होती, और भी जो इनिशिएटिव हैं आप देखें स्ट्रेंथन करने के लिए गवर्नमेंट को, वो भी हैं। क्या है? तो इंटीग्रेशन ऑफ 1,50,000 पोस्ट ऑफिसेज, जो 1.5 लाख पोस्ट ऑफिसेज हैं उनको कोर बैंकिंग सिस्टम में जोड़ करके एक्सपेंड किया जा रहा है, ताकि उनकी रीच का फायदा ग्रामीण भारत को ज्यादा मिल सके, क्योंकि बैंकिंग जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ी कमजोर है, और उसको मजबूत किया जा सके इसके लिए जो पोस्ट ऑफिस के लिए बाकायदा एक नया एक्ट भारत सरकार लेकर आई, और उसके जरिए इनको स्ट्रेंथन किया जा रहा है, इनको इंटीग्रेट किया जा रहा है। उसके लिए डिजिटलाइज सिस्टम भी पोस्ट ऑफिसेज में पोस्ट पेमेंट बैंक्स बना लिए गए हैं, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, और उसके जरिए उसका भी कार्ड अब ग्रामीण भारत की जनता
इस्तेमाल कर सकती है, उसको अगर कोई बैंक आसपास नहीं है तो भी, और वो पोस्टमैन आपको मदद करेगा। तो यहाँ पर एक बड़ा चेंज देखने को मिल रहा है। दूसरा है डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ रुपीज 2.37 लाख करोड़ इन मिनिमम सपोर्ट पेमेंट MSP, जो ग्रामीण खरीद है उसके लिए भारत सरकार ने 2,37,000 करोड़ रुपए इसके लिए डायरेक्ट ट्रांसफर किए हैं सीधे फार्मर्स के खाते में। ये तो वो अलग है, किसान सम्मान निधि अलग है। तो जो अब पहले पैसा बिचौलियों के जरिए मिलता था, बीच में कई चैनल्स होते थे, उसको डायरेक्ट कर दिया है कि आप सीधे आपके खाते में MSP का पैसा जाएगा। फ्यूचर ऑफ FMCG सेक्टर इन रूरल इंडिया, वो भविष्य का बहुत तेजी से बदल रहा है और उसको जो बेहतर करने के लिए भारत सरकार के स्तर पर, राज्य सरकारों के स्तर पर और तमाम तरह के ऐसे जो पार्टनर्स हैं, प्राइवेट पार्टनर्स हैं, उनके स्तर पर बहुत कुछ काम हो रहा है, यानी संभावनाएं बढ़ रही हैं। दूसरा है द इंडियन पैकेज फूड मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू डबल टू $70 बिलियन बाई 2025। 2025 तक ये डबल होने जा रहा है। जितनी तेजी से कंजम्पशन पैटर्न देखने को मिल रहा है, बिक्री सेल्स बढ़ रही है, आपने देखा भी वहां पर 2020 से 2025 में डबल हुआ, 2025 से 2027 के बीच में ट्रिपल हो गया। तो आप सोचिए कि अभी हम 2023 की बात कर रहे हैं और 2025 तक ये टोटल जो पैकेज फूड मार्केट है वो डबल हो जाएगी देश में, और ग्रामीण क्षेत्रों में उसका ज्यादा होगा क्योंकि ग्रोथ पैटर्न ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिल रहा है। द इंडियन प्रोसेस्ड फूड मार्केट इज प्रोजेक्टेड टू एक्सपेंड टू 470 यानी $470 बिलियन बाई 2025। ये इतना बड़ा मार्केट खड़ा हो जाएगा जो प्रोसेस्ड फूड मार्केट है। हमने यहाँ पैकेज फूड मार्केट की बात की, यहाँ प्रोसेस्ड की बात की है। तो प्रोसेस्ड भी पैकेज होगा, लेकिन ये एक स्पेसिफिक सेक्टर की बात करें कि इसमें ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है। और अभी जो 2020 में ये $263 बिलियन था, तो ये ठीक लगभग डबल के आसपास पहुंचने जा रहा है 2025 में। 5 सालों में प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों की खपत इतनी तेजी से बढ़ रही है जो कि अगले वाले 2 सालों में और डबल हो जाएगी। 2025 से 2027 के बीच में बहुत तेजी से बढ़ेगी। तो ये समझने की बात है, ये बड़ा अंतर हमारा देखने को मिल रहा है। इस वजह से गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स इसमें हैंड इन हैंड होकर चल रहे हैं क्योंकि ये समय की मांग है। तो शुक्रिया, अभी तक आपने जितना समझा, जाना और FMCG सेक्टर जो ग्रामीण क्षेत्रों में है उसमें किस तरह की संभावनाएं हैं, उनको अचीव करने के लिए किस तरह की अपेक्षाएं हैं, और जो अपेक्षाएं हैं उनमें कौन कौन सी जगह पर आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, ये आपने बखूबी समझा है। और अब आपसे मिलेंगे ऑनलाइन सत्र में, जो इसके बाद एक छोटी सी प्रेजेंटेशन के बाद सीधे होगा। और आपके और जो जिज्ञासाएं बलवती हुई हैं, जो आपको और ज्यादा समझने की आवश्यकता है, वो आप सीधे मुझसे पूछ सकते हैं और हम उसमें शामिल होंगे। तो चलिए, आपका जो ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसके नीचे ये लिंक दिया हुआ है, जिसको आप क्लिक करके हमारे साथ जूम के जो कन्वर्सेशन है उसका आप हिस्सा बन सकते हैं। तो जरूर बनिए, अपना सवाल तैयार रखिए, कागज और कलम पर उसे नोट कर लीजिए ताकि आप भूल न जाएं या आपसे पूछने में चूक ना हो। सवाल एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन आप खुलकर पूछें, हमारे साथ जुड़ें। हमें प्रतीक्षा है एक छोटे से वीडियो प्रेजेंटेशन के बाद। आइए जुड़ते हैं, बात करते हैं। बिजनेस पाठशाला के बिजनेस आइडिया सेगमेंट में रोजाना हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज जिन्हें शुरू करके आप भी अपने उद्यमी बनने के सपने को पूरा कर सकते हैं। कुछ ऐसे बिजनेस ऑप्शंस जिसमें से आप चुन सकते हैं अपने बिजनेस के राइट ऑप्शन को। तो चलिए आपको बताते हैं हमारे आज के पहले बिजनेस आइडिया के बारे में, जो है सॉक्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। आपको बता दें कि सॉक्स बुने हुए कपड़े का एक टुकड़ा होता है जिसे पैरों में पहना जाता है। ये पैर और एंकल को ढकता है। हाफ सॉक्स, एंकल सॉक्स, क्रू सॉक्स और मिड काफ सॉक्स ये सूती धागे, स्पैंडेक्स यार्न और इलास्टिक कवर से तैयार किया गया एक प्रकार का कपड़ा होता है जिसे पैरों को गर्म और नमी मुक्त रखने के लिए पहना जाता है। ये जूतों और पैरों के बीच के फ्रिक्शन को भी कम करता है। सॉक्स आमतौर पर हर कोई इस्तेमाल करता है। जाहिर तौर पर इसकी डिमांड लगातार बनी रहती है और इसी वजह से ये बिजनेस आपके लिए एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस साबित हो सकता है। आप भी ये बिजनेस 2800 से 3000 स्क्वायर फीट एरिया में 15 से 20 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, 5 से 7 मैन पावर और 35 से 40 लाख तक के इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू कर सकते हैं और साथ ही इससे कमा सकते हैं 25 से 30% तक का प्रॉफिट मार्जिन। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे आज के अगले बिजनेस आइडिया की ओर, जहां हम बात करेंगे यार्न ट्विस्टिंग बिजनेस के बारे में। यार्न ट्विस्टिंग बिजनेस, आपको बता दें कि यार्न एक लॉन्ग कॉन्टिन्यूअस फाइबर होता है।
सूत किसी भी प्रकार के कपड़े के निर्माण के लिए बुनियादी कच्चा मटेरियल होता है। 2 या 2 से अधिक जुड़े हुए यार्न इंटरलॉक्ड यार्न के नाम से जाने जाते हैं। ये एक ही यार्न में कई फाइबर्स को मिलाकर बनाया जाता है। यार्न को नेचुरली या सिंथेटिकली दोनों प्रकार से प्रोड्यूस किया जाता है। इसका इस्तेमाल स्विंग, वीविंग, क्रॉचेटिंग, निटिंग, एम्ब्रॉयडरी और फैब्रिक्स को तैयार करने में होता है। कपड़ों की बनावट के लिए कई बार भारी मात्रा में इसका इस्तेमाल होता है और इसकी मार्केट डिमांड भी काफी ज्यादा है। अगर आप भी इस बिजनेस को स्मॉल स्केल पर शुरू करना चाहते हैं तो आपको भी 4300 से 4500 स्क्वायर फीट एरिया, 25 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, 3 से 5 मैन पावर, 8 से 10 लाख की मशीन कॉस्ट और 12 से 15 लाख तक इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। इस बिजनेस से आप 25% से 30% तक का प्रॉफिट मार्जिन भी कमा सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे आज के अगले बिजनेस आइडिया की ओर, जो है खादी मेकिंग बिजनेस। क्या आप जानते हैं कि खादी शब्द का अर्थ हाथ से काटा और हाथ से बुने हुए कपड़े हैं। खादी के कपड़े को खद्दर भी कहा जाता है। ये टिकाऊ, जैविक, प्राकृतिक और फैशनेबल भी है। ये फाइबर स्पिनिंग व्हील या चरखे के द्वारा कॉटन या फिर सिल्क फैब्रिक के साथ तैयार किया जाता है। इसका फैब्रिक मौसम के अनुसार इस्तेमाल किया जाता है। खादी कपड़े से शर्ट, पैंट, ब्लेजर, साड़ी, कुर्ता और पैजामा तैयार किए जाते हैं। ये एक मेड इन इंडिया फैब्रिक है। साथ ही इसका इस्तेमाल मार्केट में काफी हाई है। ऐसे में आप भी इस बिजनेस को 1000 स्क्वायर फीट एरिया में 12 से 15 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, 6 से 7 मैन पावर, 15 लाख की मशीन कॉस्ट और 12 लाख से 15 लाख की इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू कर सकते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं हमारे आज के आखिरी बिजनेस आइडिया के बारे में, जो है लेदर बैग्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। आपको बता दें कि लेदर बैग्स का इस्तेमाल सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किया जाता है। कपड़े के थैले की तुलना में लेदर बैग्स ज्यादा टिकाऊ और मजबूत होते हैं। ये फुल ग्रेन लेदर, टॉप ग्रेन लेदर और स्प्लिट लेदर की मदद से तैयार किया जाता है। ये स्कूल बैग्स, हैंड बैग और ऑफिस बैग्स जैसी कई वैरायटीज में मार्केट में अवेलेबल हैं। इसका इस्तेमाल पर्सनल गुड्स, लैपटॉप, टैबलेट और रोजाना इस्तेमाल होने वाले सामान को कैरी करने में होता है। इसकी मार्केट डिमांड भी काफी हाई है। ये बिजनेस सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाले बिजनेसेस में से एक है। अगर आप भी इस प्रॉफिटेबल बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो आप भी इस बिजनेस को 5000 बैग्स पर मंथ की कैपेसिटी के साथ 10,000 से 15,000 स्क्वायर फीट एरिया में 22 से 25 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, 80 से 90 मैन पावर और 55 लाख से 60 लाख की इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू कर सकते हैं। वहीं आप स्मॉल स्केल पर भी इस बिजनेस को 400 से 500 बैग्स पर मंथ की कैपेसिटी के साथ 500 से 600 स्क्वायर फीट एरिया में 3 से 5 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, 6 से 9 मैन पावर, 8 से 10 लाख तक के इन्वेस्टमेंट के साथ इस बिजनेस को आसानी से शुरू करके 10% से 12% तक का प्रॉफिट मार्जिन भी कमा सकते हैं। तो ये थे हमारे आज के बिजनेस आइडियाज। हमें उम्मीद है कि आज के ये बिजनेस आइडियाज आपको जरूर पसंद आए होंगे। अब हम आपसे जुड़ेंगे जूम सेशन पर, जहां आप एक्सपर्ट से अपने सवाल डायरेक्टली पूछ सकते हैं। जूम सेशन का लिंक आपको YouTube चैट बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।